तो आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेट 3। तो मैं हूँ निशांत राज केतन। मैंने आपको 2 सेट दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपको सेट 1 सेट 2, और मैंने आपको 20-20 क्वेश्चन बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस सारे क्वेश्चंस को याद कर लिया होगा और आप लोग सेट 3 के लिए तैयार है। तो आज की इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन फिर से देने वाला हूँ और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप लोग इसे बना सके। तो आपको पता है जैसा कि मैं आपको इस 20% के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। तो आप लोग कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाए साथ ही साथ, या आप लोग बाद में पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए इसका, क्योंकि आप लोग हमेशा पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आप लोग उससे ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तो हम लोग आए थे अब अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। और 1951 में कब से कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और यहीं पे दूसरा प्रश्न आ जाते हैं हम लोग, टाइटन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ। तो टाइटन किस प्लानिट का, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये हो जाएगा शनि का। और अगर सबसे बड़ा उपग्रह ये हो रहा है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन अगर सबसे बड़ा उपग्रह आ जाएगा कि प्लानिट मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये है जुपिटर का। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। जैसे कि हमारा सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा है, मून है, एक ही है। और ऐसे ही टाइटन किसका चंद्रमा है? तो शनि का है, और ये दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और अगर इससे भी बड़ा की बात करें कौन है, तो वो है बृहस्पति का एक चंद्रमा है, मतलब सैटेलाइट है, जिसका नाम है गैनीमेड। तो गैनीमेड टाइटन से ही बड़ा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डायरेक्ट कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आपको बोलना है गैनीमेड। और अगर सेकेंड सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है टाइटन। तो टाइटन किसका है? तो शनि का। और अगर गैनीमेड किसका है? तो जुपिटर का है। तो आपको मैंने 3-4 प्रश्न बता दिया इससे रिलेटेड, आपको खुद दिमाग में रखना है थोड़ा। जो गैनीमेड किसका सैटेलाइट है? तो जुपिटर का है। तो आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रश्न पे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम हो जाएगा WC बनर्जी, लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो इसका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष है। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। लेकिन फर्स्ट कौन थे? WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो अब हम लोग आए थे अपने चौथे प्रश्न पे, हु इज़ कंसिडर्ड एज प्रोफाउंडर ऑफ योग फिलोसफी। योग फिलोसफी के प्रोफाउंडर मतलब प्रवर्तक किसको कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और ऋषिकेश इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऋषिकेश को दुनिया का योग राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश मतलब एक जगह है भारत में, उसे दुनिया का योग राजधानी भी कहा जाता है। भारत का नहीं बोला जा रहा है, दुनिया का बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ योग के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का शांतिपन, यहाँ का माहौल, मतलब यहाँ का वातावरण, यहाँ का आश्रम, ये सभी मतलब योग को ज़्यादा प्रभावित करता है और मतलब योग के लिए उत्साहित करता है या बढ़ावा देता है, इसलिए इसे दुनिया का योग राजधानी भी कहा जाता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दुरंत लाइन डिमार्केटेड इंडिया बॉर्डर विथ। दुरंत रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो जैसे कि आपको पता है, भारत की सीमा रेखा कुछ देशों के साथ टच करती है, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड कैलिफ नाम से जाना जाता है इसे। और भारत और चाइना की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और दुरंत रेखा वो है कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा टच करती है, तो उसे दुरंत रेखा कहा जाता है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को दुरंत रेखा के नाम से जाना जाता है। और दुरंत रेखा की लंबाई की बात करें तो कितना है? 2640 मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुरंत रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडिया इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 370 से लेकर 326 BC में। और ये भारत में आए थे और इनका युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ। राजा पोरस के साथ अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था, जिसे कि द बैटल ऑफ हाइडास्पेस या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और किंग पोरस के बीच में हाइडास्पेस का युद्ध हुआ था झेलम नदी पे, झेलम नदी के किनारे, इसलिए इसे झेलम युद्ध भी कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर द बुक इन टाइटल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा, तो इसका हो जाएगा अरुणाधति रॉय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक अरुणाधति रॉय हैं। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणाधति का डेब्यू नोवेल था, मतलब कि पहला नोवेल था। तो आपको पता होना चाहिए पहला उपन्यास, नोवेल को हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। तो अरुणाधति रॉय का पहला नोवेल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इन्हें कुछ और पुरस्कार भी मिले थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोवेल था। और अभी भी रिसेंटली अरुणाधति रॉय को कोई और पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इन गेम डूरेंट कप इज एसोसिएटेड। तो डूरेंट कप किस गेम से एसोसिएटेड है, किस खेल से, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो डूरेंट कप बहुत ज़्यादा पुराना एक टूर्नामेंट है एशिया में, मतलब एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है वर्ल्ड में से, मतलब डूरेंट कप बहुत दिनों से होते जा रहा है। तो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरेंट कप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल मास्कट ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन दिल्ली। तो 2010 मतलब कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रकुल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो मास्कोट या शुभंकर का मतलब होता है कोई भी एक चिन्ह, एक सिंबल जो कि दर्शाता है, मतलब होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली भारत में, तो भारत को दर्शाने के लिए कोई एक मैस्कोट, एक चिन्ह है, तो वो क्या था, उसे शेर को ए रूप में यूज़ किया गया था। शेर था मैस्कोट हम लोगों का, मतलब शुभंकर था, सिंबल था। तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कि 19 कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभंकर कौन था, शेरा था मास्कोट। तो आपको पता होना चाहिए शेर था। 2012 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट, मतलब 2012 का ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2012 का ओलंपिक गेम्स लंदन में हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आयोजन लंदन में किया गया था। और कब से कब चला था, तो 27 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2012 तक लंदन में हुआ था। लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है वही। और ओलंपिक से कुछ और भी सवाल आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली मैंने जो 2 सेट दिए उसमें भी 1-2 ओलंपिक से क्वेश्चन था, तो आप लोग उसे भी ध्यान में रखिएगा, उससे भी याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। तो भारत में किस तिथि पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। तो दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल साक्षरता को चलाने के लिए, मतलब कि कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि देश से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये डे कब होता है, वो डे कब होता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर, उससे एक दिन जस्ट पहले। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से नहीं गुजरती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ से नहीं गुजरती है, और इन तीनों जगह से गुजरती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 स्टेट्स का नाम लिखे हैं जहाँ से ये गुजरती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कहाँ से नहीं गुजरती, तो मिजोरम, मणिपुर से नहीं गुजरती है, और 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप लोग 8 का नाम याद कर लीजिए और एक बार मैप देख लीजिए, तो आपको कन्फर्म हो जाएंगे कि ये कैसे जाती है और कौन कौन से राज्य को टच करते हुए जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स बुल एंड बियर्स आर एसोसिएटेड विद। तो बुल्स और बियर के संबंधित, मतलब किस चीज़ से संबंधित है, मतलब बुल्स और बियर। तो ये हो जाएगा शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट से संबंधित है बुल्स और बियर। तो जैसे कि एक इधर ही वेब शो आया था स्कैम 1992, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पता होगा आप लोगों को कि शेयर मार्केट क्या होता है, या उसमें डिटेल से शेयर मार्केट को दर्शाने का प्रयास किया गया और अच्छे से बताया भी गया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसे देख सकते हैं, अच्छे ही नॉलेजेबल एक सीरीज़ है जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो उसी में बुल्स और बियर्स का अभी बहुत यूज़ किया गया इस शब्द का। तो बुल्स और बियर क्या है, तो अर्थात एक बैल अपने सींगों को हवा में उछालेगा जबकि एक भालू नीचे की ओर स्वाइप करेगा। तो एक बुल क्या करता है, हवा में उछालता है, मतलब ऊपर ले जाने की सोचता है, शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने की। और बियर क्या होता है, मतलब भालू वो नीचे लाने की सोचता है, मतलब किसी को हराने के लिए। बुल क्या करता है, किसी को हवा में उछाल देता है मार के, लेकिन एक भालू क्या करता है, उसको घसीट के उसे नीचे की ज़मीन पर गिरा देता है। तो वही शेयर मार्केट से रिलेटेड शब्द है बुल्स और बियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मॉनिटर
सिचुएटेड एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जंतर मंतर जो दिल्ली में है वो किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण किया था जय सिंह, राजा जय सिंह द्वितीय ने। तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? राजा जय सिंह द्वितीय ने। और राजा जय सिंह द्वितीय ने पाँच जंतर मंतर बनवाए थे एक साथ, तो उसमें से एक दिल्ली में था। और सबसे बड़ा जंतर मंतर कहाँ का है? तो जयपुर का है। जयपुर का भी निर्माण राजा जय सिंह ने ही करवाया है। और कब किया था? तो 1724 ईस्वी में किया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ऑफ जयपुर, ये जयपुर के ही थे और जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर का निर्माण किया था इन्होंने। और भी विभिन्न शहरों में जंतर मंतर का निर्माण किया गया है, सनडायल भी कहते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कब की थी? तो 1828 में की थी। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, 1828 में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। और दूसरे प्रधानाचार्य कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। प्रधानाचार्य मतलब को मैन व्यक्ति होते हैं किसी भी एक समूह के, या कोई भी अगर कमेटी होता है तो उसके होते हैं। तो उसमें से पहले प्रधानाचार्य राजा राम मोहन रॉय थे, उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? तो निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड से कहा जाता है, थाईलैंड को। तो थाईलैंड जैसे ही बोलते हैं तो हम लोगों के दिमाग में थोड़ा, मेरे दिमाग में स्नो का फील आता है, तो स्नो वाइट होता है, तो ऐसे करके मुझे ये याद रहता है कि स्नो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। और थाईलैंड क्या है? हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो किसी भी देश का ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक होता है, जैसे कि हम लोगों का अशोक स्तंभ है, और फिर न्यूजीलैंड में कीवी है। कीवी एक पक्षी का नाम है, लेकिन वो राष्ट्रीय प्रतीक है न्यूजीलैंड का। और कंगारू जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऐसे करके थाईलैंड का जो है वो हाथी से इसे डिनोट किया जाता है। तो आप लोग थाईलैंड पता होना चाहिए आपको कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी हाथी है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? तो नेशनल नॉलेज कमीशन मतलब कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्थापना इधर ही 2005 में हुआ है। और किसने किया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। मतलब शिक्षा के मामले में, मतलब बढ़ावा देने के लिए या कुछ और भी चीज़ों को लेके इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्थापना किया 2005 में। और इसमें 8 सदस्य होते हैं। तो इसके अभी के अध्यक्ष कौन है? तो सैम पिट्रोदा हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसके अध्यक्ष कौन है। सैम पिट्रोदा अभी है। व्हेन वाज वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल मतलब महिला आरक्षण बिल कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा 9 मार्च 2010। यहाँ पे कहाँ है? 9 मार्च 2010। यहाँ पे 10 1 होगा, यहाँ पे 1 ठीक है। ये 9 मार्च 2010 आंसर सी इसका सही होगा। तो राज्यसभा में वुमेन आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल 2010 में पास हुआ था 9 मार्च को। तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस? तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। तो अगर आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो 9 क्लास में दिया है चैप्टर। अगर आप लोग 9 के स्टूडेंट थे तो शायद फर्स्ट ही चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर 7 के हैं तो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये भी हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, आप लोग इसे पढ़िएगा। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 14 जुलाई को 1879 को स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बैस्टिल शहर से स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रेंच रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ। 14 जुलाई 1789। कहाँ से? तो बैस्टिल शहर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हम लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड फ्रीडम इज माई वर्ड राइट? मतलब कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आप लोगों ने तो ये डायलॉग बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये कथन बहुत सुना होगा। तो ये किसका कथन था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। तो इसमें बहुत क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, आप लोगों को पता ही होता है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बताता हूँ आप लोग उसे थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करिए। और आप लोग PDF से भी पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहें एग्ज़ाम आने तक, जब भी एग्ज़ाम होती है तब। और बाल गंगाधर तिलक का और भी क्या नाम था? तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का यही 20 प्रश्न था। आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। BHU कॉन्सेप्ट को और BHU कॉन्सेप्ट के बारे में और भी लोगों को बताओ कि यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और मेरा क्लास कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोग ये भी बताइएगा अगर कमेंट बॉक्स खुला है तो, या रजनीश सर को बताइएगा। तो आज का ये तीसरा क्लास था। तो आज भी मैंने आपको 20 प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग बस सारे प्रश्न को याद करते रहिए। और ये प्रश्न आपके BHU एंट्रेंस के साथ साथ आपको आगे भी काम आएंगे हमेशा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।